बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमेशा से आप लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे स्टूडियोज़ के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं और उनके साथ हम अपनी खुशियाँ, ईद की और बहुत से और भी मामला डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी ईद के मौके पे हम इसको थोड़ा सा चेंज इस तरह से करते हैं कि हम खुद भी अपने जो हमारे मेहमान होते हैं उनके घरों में जाते हैं और उनसे जाके मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि वो लोग अपनी ईद के सेलिब्रेशन में किस तरह से मसरूफ़ हैं, किस तरह से उनके घर मेहमानों का आना जाना है। और ये पाकिस्तानी कल्चर की बड़ी खूबसूरत सी बात है कि ईद के मौके पर हर किसी के घर बहुत सारे मेहमान आ जा रहे होते हैं और लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी आज जाकर मसरूफियात को देखें और थोड़ा सा मसरूफियात को बढ़ा भी दें, क्योंकि हमारे आने की वजह से भी मसरूफियात तो बड़ी होंगी। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही ख़ास हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, बहुत सारी उनकी शख्सियत के जो पहलू हैं वो हम उजागर करने की कोशिश करेंगे कि शायद हम कर सकें, क्योंकि माशाल्लाह फहरिस्त काफ़ी लंबी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको माशाल्लाह इतनी सारी क्वालिटीज़ दी हैं, इतनी इज्जतें दी हैं कि वो सारी जो हैं वो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही मशहूर कॉलम निगार हैं और तकरीबन 4 किताबें लिख चुके हैं और बहुत मशहूर जो हम सुनते हैं कि सफ़रनामे, जो सबको जिनमें बहुत इंटरेस्ट होता है, उसमें गोरी दुनिया और सैर सपाटा वो उन्होंने लिखा है। तकरीबन पूरी दुनिया को वो जाके देख चुके हैं कि किस किस तरह की लोग हैं, किस तरह का माहौल है। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर तौफीक बट साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत वेलकम करेंगे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ नाज़रीन तौफीक साहब की वाइफ मौजूद है, उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे पहले तो हमने आपकी जो मसरूफियात में थोड़ा सा इजाफा किया, उसके लिए आपसे थोड़ी सी ये चाहेंगे कि शायद आप हमारी वजह से, क्योंकि बड़ा बिजी एक होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा हमने आपकी मसरूफियत को बढ़ाया और सारी फैमिली इनकी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए एक और बहुत दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पे आज जिस तरह से मैंने कहा कि मुख्तलिफ मेहमानों का आना जाना होता है, तौफीक साहब के पास हम सब की शान, हमारे पूरे पंजाब का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं इनके लिए हैं। हमारे साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और उनकी अहलिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे पहले ये बताइएगा कि इतना मसरूफ जो स्केड्यूल होता है उसमें ये भी टाइम निकलता है, बताइएगा कि अपनों के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए जी, पहले तो तौफीक भट्ट साहब हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत दफ़ा हमने जब फिल्ट्रेशन प्लांट्स की या कुछ और चार्टी के काम करते हैं तो ये मेहरबानी फरमाते हैं कि हमारे साथ भी जाते हैं, और ख़ासकर प्रिजन्स में हम जो काम कर रहे हैं उनको ये अप्रिशिएट भी करते हैं। तो वाकई आज ईद का दिन तो बहुत मसरूफ़ दिन होता है, लेकिन हमारे भाई के पास आना भी हमारे लिए सादत है। लेकिन एक मुझे एहसास हो रहा है, मैं इनको अक्सर मिलता हूँ, लेकिन आज जितने ये खामोश बैठे हैं, या तो बहन के डर की वजह से बैठे हैं या लेकिन आप हंसी आई है तो मैं खुश हो गया हूँ। बड़े सीरियस, मैंने पहली दफ़ा इनको देखा है। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है कि चले मैं तो खामोश बैठा हूँ, लेकिन भाभी साहिबा क्यों खामोश बैठी हुई है? अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये कैसी बात है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खामोश हैं? क्या आप ये समझती हैं कि इनके साथ बैठे होने की वजह से तौफीक साहब खामोश हैं, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि गवर्नर साहब आपके बैठे होने की वजह से थोड़े थोड़े चुप चुप हों? नहीं, ये कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना टाइम लगता है बात करने का। अभी हम आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सब फैमिली को मिली हूँ, बच्चों को मिली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और एक फैमिली माहौल में मिलना और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उनको आप मिस तो डेफिनेटली ऐसे इवेंट्स में सब रोज ही करते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट्स पे ज्यादा। ये बताइएगा किस तरह से ईद का दिन गुजरता है, क्या मसरूफियत रहती है तौफीक साहब? ईद के दिन ज़ाहिर है सबसे पहले तो कुर्बानी का एहतमाम होता है। पहले नमाज होती है, ईद की नमाज अदा करती हैं पूरी फैमिली, और उसके बाद कुर्बानी का एहतमाम होता है। नमाज के बाद हम अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते हैं, जैसे कि एक रवायत है, अपने पेरेंट्स की कब्रों पे जाते हैं। और ये बहुत एक ख़ूबसूरत रवायत है कि हम जो हमारी ज़िंदगी से जो लोग चले गए, हम कभी भी ख़ास तौर पे जो हमारे खूनी रिश्ते हैं उनकी याद को भुला नहीं पाते, और ऐसे त्यौहारों पे हमें उनकी जो याद की शिद्दत होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो उसके बाद कुर्बानी होती है, फिर उसके बाद तकसीम का अमल होता है, क्योंकि कुर्बानी से ज़्यादा कुर्बानी की तकसीम का अमल होता है, और उसके बाद फिर मेहमानों का आना जाना घर में। तो आज मैं ये समझता हूँ कि
एक ईद की अपनी एक खुशी होती है, लेकिन मैं आपको बिला मुबालगा ये बताऊं कि चौधरी सरवर साहब लोगों के साथ जितनी मोहब्बत करते हैं, और मैं बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिनका इनके साथ ताल्लुक़ एक बार जुड़ जाता है, मैंने नहीं देखा कि कभी इनका उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हुआ हो। क्या बात। और जो हमारी बहन है, हमारी जो भाभी साहिबा हैं, उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो सोशल सर्विसेज हैं, वो इतनी काबिल कदर और इतनी काबिल तारीफ़ है कि मैं समझता हूँ कि वो भी इस तरह की एक खुशी है कि उस पे अलग से एक ईद होनी चाहिए। इनकी जो समाजी खिदमात हैं, तो ये बहुत ही एक लविंग, बहुत केयरिंग लोग हैं। और सच्ची बात ये है कि मोहब्बत का लफ्ज़ मुझे नहीं पता कि ज़्यादा बड़ा है इनके लिए या अकीदत का लफ्ज़ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि चौधरी सरवर साहब के साथ मेरी एक अकीदत का रिश्ता है, और वो रिश्ता इक़्तिदार से मुंसलिक नहीं है। तो वो इक़्तिदार में रहें ना रहें, और सिर्फ मेरा नहीं, मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि चौधरी सरवर एक ऐसी शख्सियत है, वो इक़्तिदार में रहें या ना रहें, लोगों के साथ उनकी मोहब्बत में कमी वाक़या। बिल्कुल सही चौधरी साहब। अभी ईद के दिन ये बताइएगा कि क्योंकि इतने लोग हैं चाहने वाले, इतने लोग हैं मिलने वाले, हल्का अहबाब इतना बड़ा है, तो किस तरह से फिर अभी सारा दिन कैसे गुजरेगा और कितना कितना टाइम होगा जो आप दे सकेंगे सबको? देखिए जी, सबसे पहले तो जैसा कि तौफीक भाई ने कहा है कि नमाज ईद अदा की, और पहले तो मैं हमेशा बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा करता था, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से, SOPs की वजह से, उनको नज़र रखते हुए हमने गवर्नर हाउस के लॉन में नमाज जो है अदा की है। उसके बाद 2-3 घंटे जो भी दोस्त हजरात मिलना चाहते थे, ओपन फोरम, तो वो आए हैं। और फिर मेरा जी चाहता था कि आज ईद के दिन अपने भाई को, बहन को, और ख़ासकर मुझे ये बताया गया कि हमारी बेटी जो है उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैडम को मिलना है, तो मैंने कहा कि बेटी की ख्वाहिश तो नंबर 1 होती है। तो इसलिए हम फिर आज हमने कहा कि और भी 2-3 विज़िट्स हैं, लेकिन सबसे पहली विज़िट जो है आज माशाल्लाह शुक्रिया। बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने कहा कि तौफीक साहब की पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, उनके दामाद हैं हमारे साथ। आप तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। और सबसे पहले मैं सालिया आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि आप जो है वो मिलना चाहती हैं मैडम परवीन से, तो क्या कहेंगी, कैसा फील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सोशल वर्क वगैरह हम देखते वगैरह, तो हमें था, पापा ने मुझे बताया कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा उनको कि आपने स्पेशली उनको कहना है कि वाइफ भी उनकी ज़रूर आए, मेरी ख्वाहिश है उनको बहुत ज़्यादा मिलने की। पापा ने कहा ठीक है अंकल ने ख्वाहिश आपकी पूरी कर रहे हैं, वो आज वो लेके आ रहे हैं उनको, अपनी मिसेस को भी लेके आ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबको हमारी तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। हमारे साथ हमारे ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, उनके साथ हम ईद के सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। और अभी चौधरी साहब ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि गोश्त की तकसीम एक बहुत बड़ा टास्क होता है इस मौके पे कि किस तरह से होनी चाहिए और कोई रह ना जाए, कोई हकदार ना रह जाए, इसके ऊपर आपकी कितनी तवज्जो होती है और कितना आप मॉनिटर करते हैं कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं? देखिए, हमारा चूँकि सिस्टम डिफरेंट है, हम तो बरतानिया में होते थे पहले जी, तो सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो हमारी अपने गांव में होती थी। तो जो इस्लाम में है कि जी 1/3 फैमिली रखे, 1/3 अजीज़ों को दें, 1/3 गरीबों को दें, तो हमारा तो तकरीबन यही होता है कि सारा ही हम जो हमारे गरीब लोग हैं उनको हम जो है वो सारा जितना भी गोश्त होता है तकसीम कर देते हैं, और अपने लिए बहुत थोड़ी, हमारी अभी हम भी दोनों हैं तो हमारी बहुत कम ज़रूरत होती है। लेकिन ये वाकई बात दुरुस्त है कि इस मौके पे एक बड़ा चैलेंज जो है वो तो गोश्त की तकसीम होती है, और दूसरा ये है कि हकदार लोगों को पहुँचे। देखिए, हमारे मुल्क में बदकिस्मती की बात है और बड़े दुख वाली बात है कि बहुत सी फैमिलीज़ हमारी हैं जिनको शायद ईद उल अज़हा मौके पर ही मीट मिलता है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते सारा साल। तो इसकी जो तकसीम है, इसलिए वो बहुत ही अहम है कि जो गरीब लोग हैं उन तक ये जो है गोश्त जो है वो पहुंचने का। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने कहा दोनों ही होते हैं तो इतना ज़्यादा वो तो नहीं होता, लेकिन
कोई गवर्नर साहब की कोई फरमाइशी डिशेस होती हों या कोई शौक से खाने वाला पकवान हो या कभी फरमाइश होती हो? सरवर साहब की एक बहुत अच्छी खूबी है अमंग्स मेनी अदर्स, इन्होंने कभी खाने के बारे में कभी इन्होंने कंप्लेन नहीं किया भी मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो खाना है। माशाल्लाह। फिर मैं कोशिश करती हूँ जिनकी चीज़ें जिनको अच्छी लगती वो बनती है। ईद वाले दिन पुलाव हो गया, गोश्त कढ़ाई हो गई, और गुड़ वाले चावल इनको बड़े माशाल्लाह, पसंद है, वो अच्छा। बनते हैं, तो वो चीज़ें होती है अच्छा। घर पर। अच्छा, ये बताएं कि अभी कुकिंग जो है वो उसमें कभी खुद भी इंटरेस्ट हुआ आपको? कभी दिल किया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं खुद कुछ? नहीं, ये कभी मुझे तौफीक नहीं। अच्छा, तौफीक साहब आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कोई कुकिंग का, या कोई ऐसा हो गया हो कभी? वैसे एक बार मेरे मरहूम दोस्त दिलदार परवेज़ भट्टी ने मुझसे पूछा था कि तुम क्या चीज़ बहुत अच्छी बना लेते हो, तो अज़रह मजाक मैंने उनसे कहा था मैं उल्लू बहुत अच्छा बना लेता हूँ। तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन चाय मैं खुद बनाता हूँ अपनी। अच्छा। अम्मी कई दफ़ा मुझे कहती थी कि चाय मैं आपको बना के देती हूँ, ये मुझे कहती है, लेकिन चाय का मुझे मज़ा नहीं आता जब तक मैं चाय अपने लिए खुद एक कप सुबह और एक शाम अच्छा। वो मैं किचन में खुद बनाता हूँ। अच्छा, अपने लिए आपको पिलाते हैं वो चाय खुद बना के साथ? कभी फरमाइश कर दूं तो पिला भी देते हैं। अच्छा, और इनकी कोई फरमाइशी डिश ईद पे स्पेशली जो इन्हें अच्छा लगता हो? चाय। तफीक तो वैसे सब कुछ शौक से खाते हैं, देसी खाने जितने भी हैं, तो कढ़ाई और पाए भी और इस तरह सारा कुछ ही बनता है हमारे इस घर तरह भी। की सारी हाँ जी। चीज़ें। अच्छा, और क्योंकि हमें बार बार ये याद करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, या हमारी, मैं आपसे चौधरी साहब ये पूछना चाहूँगी कि हमारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनको क्या पैगामात होंगे इस ईद के मौके पे? कुछ लोग परेशानियों में हैं, कुछ लोग दुखों में हैं, कुछ लोग इतने दुखी होते हैं कि उनको त्यौहार भी उन्हें लगता है कि शायद हमें सेलिब्रेशंस का कोई हक ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो अपने उन तमाम ख़ानदानों को, फैमिलीज़ को जिनके कोविड-19 की वजह से और एरोप्लेन क्रैश की वजह से उनके जो लव्ड वन हैं, जो उनसे जुदा हो गए हैं, तो मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला ये पहली ईद वो कर रहे हैं, बिल्कुल। और अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ईद उल फितर पे हमने एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया, हमने शॉपिंग पे एक हमलावर हो गए, और फिर उसके नतीजा हमने ये भुगता कि हमारे पास एक वक्त ऐसा आया कि फ्राइटनिंग था कि लोग बेड के लिए लोग जो हैं वो सिफारिशें ढूंढते फिरते थे। अब माशाल्लाह मैं गया था ये जो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो हम भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब हमारे पास सिर्फ जो ऑक्यूपेशन है वो 10 to 15% है, बाकी कोरोना की बेड्स खाली। तो अब मेरी यही गुजारिश है आवाम से कि एहतियात जो है वो ज़रूर अपनाएं, और ख़ास कर जो मुहर्रम अल हराम आ रहा है उसमें भी हम अपने SOPs पे अमल करें, ताकि उसके बाद फिर हम जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, कारोबार बंद हुए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनका रोज़गार उनसे शुरू हो गया है, तो हुकूमत भी कोशिश करेगी कि हम उन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें, ताकि वो उनका डिप्रेशन जो है या उनकी जो फ़िक्र है अपनी रोटी की, पानी की, उस पे हम जो है बिल्कुल सही है। उसको चौधरी हल साहब कर सकते हैं। इतने अरसा बाहर भी रहे हैं, तो बाहर जो ईदें गुजरी उनमें और इस ईद में जो पाकिस्तान में गुजरती है, क्या डिफरेंस फील करते हैं? देखिए जी, वहाँ पर जो ईद है एक तो इनके लिए डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है मैडम के लिए, क्योंकि वहाँ पर खाना जो है खुद ये बनाती हैं, और छोटे बच्चे जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रन को तैयार भी करती हैं। कैसा खाना बनाती हैं? खाना कैसा खाना ठीक, पुलाव और अच्छा। कुछ चीज़ें जो मेरी फेवरेट हैं, भिंडी ये वो अच्छी बना लेती हैं, अच्छा। लेकिन वालदा वो हो भी नहीं सकता वो उन्होंने चाय की बात की है ना, यकीन माने मुझे चाय अपना अभी भी मैं सखा के तंग आ गया हूँ अपने गवर्नर हाउस के स्टाफ को और घर के स्टाफ को, चाय नहीं बनानी है। अच्छा। मेरी वालदा जैसे चाय बनाती है, मैं 40-44 साल अपनी बेगम को नहीं सिखा सका। वो टकूजी में रख के उसको करके जिस तरीके से वो चाय मज़ा आता, वरना ये वो आप गर्म पानी करते हैं उसमें पत्ती डाल देते हैं, कहते हैं लो जी पियो चाय, ना उसका कोई मज़ा ना उसका कोई टेस्ट। तो वो जो है मतलब
चाय भी एक बंदे को फ्रेश कर देती है अगर अच्छी बनी हुई हो। तो बाकी जहाँ तक फ़र्क का ताल्लुक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हम जो है सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बेटे हैं, बेटी है, हम फिर अपनी वालदा के घर सब चले जाते हैं। ये सारा अपनी अपनी जो डिशेस जो एक्सपर्टीज़ है जिसकी फैमिली की, वो अपनी डिश बना के फिर वालदा घर जाते हैं, वहाँ सारे फिर हम ईद मनाते हैं। तो आज यकीनी तौर पे हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मिस कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, अपनी वालदा को मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये भी जिन दोस्तों के साथ हम मना रहे हैं, ये भी हमारी फैमिली है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चे वहाँ होना और फिर खुद यहाँ होना अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मुझे ये बताइएगा कि एक दादी का अपने जो पोते पोतियाँ हैं या नाना नानी का जो नवासों के साथ जो ताल्लुक होता है, वो बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं, बल्कि अक्सर हम ये देखते हैं कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा आगे उनके बच्चे हो जाते हैं। क्या कहेंगी? बाकी जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ होती हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एंड हर चीज़ इंसान भूल जाता है बिकॉज इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी एक प्यार मोहब्बत एक और होता है, क्योंकि जब अपने बच्चे होते हैं उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कभी ससुराल की, खामन की, दूसरी जब ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं उस वक्त थोड़ी सी कम हो जाती है। सो वी आर एबल टू गिव देम मोर टाइम। यहाँ आना, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, बहुत सारा काम होने वाला है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मुझे चुना, मैं कोई काम कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो अच्छा सा, जब थोड़ा सा कोई नेकी का काम कर जाएंगे, वही हमारे साथ जाएगा। बिल्कुल सही। और ईद के मौके पे तो अभी बच्चों की तरफ से फ़ोन कॉल्स पे इस तरह से उनके साथ हो जाता है कांटेक्ट। आपको बताऊं जी, सुबह जब हम 12 बजे थे मेरा ख्याल, तो उस वक्त वहाँ 7 बजे होंगे अर्ली मॉर्निंग, तो फ़ोन आया मेरी डॉटर इन लॉ का। तो उसने प्रवीण के फ़ोन पे फ़ोन किया, उसने कहा कि आपका जो पोता है वो आपसे बात करना चाहता है, आज़ल जो है हमारा ग्रैंड सन, तो वो उसके साथ फिर हमने गपशप लगाई। बाकी सारी फैमिली सोई हुई है, वो अकेला उठा है, उसका हमने अपने अब्बू से बात करनी है और दादों से बात करनी है, तो बच्चे जो हैं ज़ाहिर है कि मिस करते हैं। बिल्कुल, बहुत ये एक मैं जैसे तौफीक साहब अभी मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने बच्चों से, अपने जितने भी आपके करीबी लोग हैं उनसे जब आप दूर हो के सिर्फ अपनी आवाम का, अपने मुल्क का सोच रहे होते हैं कि उनकी किसी ना किसी तरह से हम खिदमत कर लें, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। देखें, एक तो मैं जब स्कॉटलैंड जाता हूँ, ग्लासगो मेरा जाना होता है, तो मैं अभी अपने सन इन लॉ बिलाल को बता रहा था कि वहाँ पे भी मेरी जो मेज़बानी है वो जिस तरह से, और मुझे जो इज़्ज़त वहाँ पे भी, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में, वहाँ पे भी जो इज़्ज़त मुझे मिलती है चौधरी सरवर साहब की वजह से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, वो भी बिल्कुल नाकाबिले फ़रामोश है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बरतानिया में पैदा होने वाले, बरतानिया में जो पलने बढ़ने वाले, बरतानिया में तालीम हासिल करने वाले और बरतानिया की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले बच्चे, उनमें आप यकीन करें कि मैं आतिफ से भी मिला, अनस से भी मिला, एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं होता कि ये बच्चे जो हैं ये कोई बरतानवी कल्चर इन पे हावी है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में ही इन्होंने पढ़ा है, और बिल्कुल एक जिस तरह रख रखाव होता है, जिस तरह एक बड़ों का, बुज़ुर्गों का अदब होता है, वो उन बच्चों में मैंने देखा। और जाहिर है कि फिर आगे उनके जो बच्चे हैं वो भी, उनकी तरबियत भी अपने उन्होंने ऐसे ही की होगी। तो इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं, चौधरी सरवर साहब, ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि इनके जो बच्चे हैं उन पर कोई किसी किस्म का गोरा कल्चर या गोरा रंग नहीं चढ़ा है, बल्कि वो भी जो अपने वाले। और फिर एक और बात जो मैं इनके हवाले से कहना चाहूँगा कि अभी बहुत तनकीद हो रही है कि जी गैर मुल्की शहरियत के हामिल लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम का हिस्सा हैं। हो सकता है कि वो अपने टैलेंट के हवाले से नागुज़ीर हो, और मैं ये नहीं कहता कि ये कोई ऐसी बात है, और देखना ये चाहिए अगर वो उनके पास नेशनैलिटी है, लेकिन अगर उनके पास तजर्बा है, उनके पास अहलियत है,
اور وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں غیر ضروری طور پہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن میں آخری بات یہ کروں گا کہ چودھری سرور صاحب وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے جب پاکستان کی خدمت، پاکستان اور برطانوی شہریت میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا. ابھی ہمارے دو جو معاونین خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے اپنے عہدے چھوڑ دیے، لیکن چودھری سرور صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے عہدہ نہیں، انہوں نے وہ خدمت جاری رکھی اور اپنی شہریت چھوڑ دی تھی. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے ساتھ ان کی ایک جو لگن ہے اور محبت ہے، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. چودھری صاحب آپ کو واقعی بہت دعائیں ہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ. میں نے جیسے کہا کہ پورے پنجاب کی دعائیں ان کی شان ہیں آپ دونوں. تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے اپنا قیمتی وقت اس قیمتی دن پہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیا. آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور ہم ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، عید سیلیبریشنز کو جاری رکھیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بالکل ٹھیک. ابھی توفیق صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کی بھی چینجز جو ہیں وہ عید کے اندر آئے تھے؟ بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک عید بزرگوں کے ساتھ ہوتی تھی اور اب جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بچوں کے ساتھ عید کا اپنا ایک لطف ہے، مزہ ہے، لیکن بزرگوں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. میری والدہ محترمہ 2011 میں ان کی رحلت ہوئی اور والد صاحب 2016 میں ابو جان کی ڈیتھ ہوئی. تو ان کی ایک اپنی رونق ہوتی تھی، ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے. ابھی بس کچھ عید ان کی بعد جو ہے، اور جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو پھر ہمیں یہ آسرا تھا کہ چلیں والد صاحب ہیں تو وہ ایک بہت بڑا آسرا ہوتا ہے. لیکن جب ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تو پھر اس کے بعد سے عید کچھ پھیکی سی ہو گئی ہے. لیکن بہرحال پھر اللہ پاک جو ہے انسان کو صبر دے دیتا ہے. اب ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، فاتح پڑھتے ہیں جا کے اور دعا مانگتے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اگر ان کی خدمت میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. اور اب بچوں کی طرف دھیان زیادہ ہے. تو اس عید پہ آج میرا جو نواسا ہے اس کی پہلی عید تو عید الفطر تھی، اب اس کی یہ دوسری عید ہے. اس حوالے سے نائل جس طرح صالحہ نے بتایا ہے تو وہ اب آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ بالکل عید پہلے کبھی اتنی اچھی اور اتنی خوشگوار اور اتنی خوشیوں والی اس کا احساس نہیں ہوتا تھا جتنا اب اس کی موجودگی میں ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں ایک. لیکن یہ میں ضرور مس کرتا ہوں کہ جو ہمارے بچپن کی عید ہوتی تھی اور جو اس وقت رونق ہوتی تھی اور اس وقت جو رشتوں کی قدر ہوتی تھی اور جو رشتوں کی اہمیت ہوتی تھی اور جو جذبے ہوتے تھے ایک دوسرے کو ملنے ملانے کے، وہ بہت حد تک اب کم ہو گئے ہیں. اب تو ہمارے بس بہن بھائی اور بچوں کی حد تک ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم نے محدود کر لیا ہے. لیکن پہلے تو پورے خاندان کی عید ہوتی تھی. چاچے ہوتے تھے، تائے ہوتے تھے، ماموں ہوتے تھے، خالو خالائیں، اور پوری فیملی، پورے رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے اور خوب ہلا گلا ہوتا تھا. سوئیاں پکتی تھیں گھر میں، رونق لگتی تھی. خواتین رات کو مہندی لگاتی تھیں، مہندی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں عجیب سا کوئی کیمیکل ٹائپ ہے، اور مجھے تو اتنی وہ اس کی وہ الرجی ہو جاتی ہے اس کو قریب سے ہوتے ہوئے. تو بہرحال وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم مس کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ نئے زمانے کے ساتھ ساتھ جو نئی تبدیلیاں ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے، اور ہم نے کر لیا ہے قبول. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ابھی توفیق صاحب کے جو بیٹے ہیں مسٹر راہیل، ان سے ہم بات کریں گے. راہیل، آپ کے کیا پلانز ہیں آج کے لیے؟ جی میرا ابھی عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور اب باقی مہمانوں کی گھر میں آمد ہوگی اور پاپا کے ساتھ ہی پورا دن گزر جائے گا. اور وہ تقسیم کا سلسلہ پورا، اس میں تو آپ کو بڑا انوالو رہنا پڑتا ہوگا. ہاں جی. تو بس جو آئے گا گھر ان سے ملیں گے، اور پاپا کے ساتھ اگر انہوں نے کہیں جانا ہوگا ساتھ جاؤں گا. اور وہ نیند والا کوئی وہ اس میں نہیں ہے، رات کو ہی سونا ہے. اچھا، اور اپنا فرینڈس کے ساتھ کوئی آپ کا پلان ہو؟ فرینڈس کے ساتھ
मैं उस दिन प्लान रखता हूँ हर ईद पे, जिस दिन मुझे पता हो कि पापा ने अब मुझे फ्री कर दिया और अच्छा। अब मैं प्लान रख सकता हूँ। तो बेसिकली हम ईद के 3rd डे या 2nd डे अपना प्लान रखते हैं फ्रेंड्स वगैरह सारे। अच्छा तो वो मेरे घर आ जाते हैं या हम किसी जगह पे गेट टुगेदर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि एक बहन है एक आप हैं, बहन की शादी हो गई है, तो फील होता है ईद पे या किसी इवेंट पे कि अच्छा पहले क्या होता था और अब, क्योंकि मैं सबसे पूछती हूँ कि लाइफ के अंदर चेंजेस क्या आते हैं। आपकी भी बहन ज़ाहिर है शादी करके गई हैं, तो आपको क्या चेंज फील हुआ उसके बाद? चेंज ये फील हुआ कि जो जब वो थी तो थोड़ा काम डिवाइड हो जाता था अब सारा काम मेरे पे आ गया। अच्छा। तो बड़े मुश्किल हालात हैं मेरे पे। ये बर्तन धोता है, घर की सफाइयाँ करता है। सीरियसली? तो नहीं इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ कि जो काम मेरे ज़िम्मे मेरे पेरेंट्स लगाए मैं उसको पूरा कर दूँ। क्या कहेंगे इस पे, कितनी कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी तरफ से? इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, अच्छा। सिवाय इसके कि ये पढ़े। और मैंने 2 चीज़ें इसको समझाई और मैंने कोशिश की कि इसकी तरबियत का हिस्सा बनाऊं। एक ये कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये हमेशा सच बोले, और दूसरा ये है कि ये अदब करे बड़ों का और बुज़ुर्गों का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अव्वल व आखिर तो अल्लाह पाक की रहमत होती है, तरस होता है, करम होता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अदब का बहुत बड़ा हाथ है। पेरेंट्स का अदब, बुज़ुर्गों का अदब, हर रिश्ते का अदब। इवन मैं अपनी बेटी का बहुत अदब करता हूँ, और इसका रहील का मैं इसको कभी इसके नाम से मैंने नहीं पुकारा, और मैं अपनी बेगम का बहुत अदब करता हूँ। मतलब अब आपने इससे कन्फर्म नहीं करना क्योंकि हो सकता है ये कोई और ही स्टोरी लेके बैठ जाए। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि रिश्तों का तकद्दस और रिश्तों की अहमियत जो है ये भी इंसान को एक बहुत ज़्यादा खुशी फराहम करती है, और किसी तरह से भी ये खुशी ईद की खुशी से कम नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। और आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि ईद का मौका है, हमें ईद पे ख़ास क्या देखना चाहिए कि हमारे अपने हमारे कितने करीब हैं? क्योंकि मिलने जुलने को हम लोग जो है वो आम हमारी ज़िंदगी में इतने सब लोग मसरूफ़ होते हैं कि टाइम नहीं होता, तो ईद पे क्या कोशिश होती है? ईद पे भी हमारी कोशिश यही होती है, हम सबको इनवाइट करते हैं अपने घर में ना, तो इसी हवाले से एक गेट टुगेदर हो जाता है और सबसे हम मिल भी लेते हैं। लेकिन ये कोविड की वजह से हम लोग कोई इस तरह का कोई अभी प्रोग्राम हमने नहीं किया इस दफ़ा, तो थोड़ा इसलिए इसने थोड़ा दूरी डाल दी है। लेकिन वैसे हम लोग फ़ोन पे और आपस में गपशप हमारी वो उससे हम लोग क्लोज़ ही हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक करे तो इंशाल्लाह ज़रूर वो रौनकें दोबारा बहाल होंगी, और हमारी तो कोशिश रहती है कि हम अपने रिश्तेदारों से मिलते रहें। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके, आपके सबके साथ, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल, स्पेशली आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि सालिया आपका तो अभी नया नया ही सेटअप है, तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह आपको अपने टाइम निकालना अपने घर से। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, रहील आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अब वो हमें अपनी खुशियों में, अपने सारे दिन में हमें याद रखते हैं, और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को ख़ास तौर पे हमें इजाज़त दीजिए, और अब एक बार फिर से यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आप सबके लिए इस ईद को भरपूर खुशियों वाला बनाए। खुदा हाफ़िज़।